ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनीष शर्मा। आज की क्लास में आप सभी को संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां जो विषय से संबंधित हैं, और ये सारी जानकारी जो बच्चा तैयारी शुरुआत कर रहा है या कर रहा है, उन सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। दूसरी चीज क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आपको शून्य से सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप इसको ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें, ताकि आप इन इंफॉर्मेशन का लाभ उठा सकें। आप सभी संघ लोक सेवा आयोग, सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, इसके पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं, और इसके पाठ्यक्रम के अंदर जो चीजें महत्वपूर्ण हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ सीसेट के पेपर में आपको सबसे पहले बता दिया जाता है कि जो ये पूरा संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा रहती है, ये 3 स्तरों पर आयोजित की जाती है। पीटी जिसे आप प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा जो 1750 नंबर की होती है, उसके पश्चात 275 का साक्षात्कार इंटरव्यू रहता है, और टोटल 225 मार्क्स का 2025 नंबर का। तो सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती हैं वो कौन सा बच्चा दे सकता है और कौन सा बच्चा नहीं दे सकता। तो कौन सा बच्चा दे सकता है? ग्रेजुएशन, जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है वो इस परीक्षा को देने के लायक हो जाता है। जो चाहे वो साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो आप इस परीक्षा को देने के लायक हो जाते हैं। हालांकि इसकी तैयारियां कुछ बच्चे सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ फाइनल ईयर से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ 12th के बाद से भी स्टार्ट कर देते हैं। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है, अगर हम इसकी बात करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के अंदर 3 चरण होते हैं। जो बेटा जी पहला चरण होता है जिसको आप प्रारंभिक परीक्षा या पीटी के नाम से जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा या पीटी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। इसके अंदर प्रारंभिक परीक्षा के अंदर, पीटी के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। एक रहता है बेटा जी सी सेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और दूसरा रहता है आपका जीएस का। एक होता है सीसेट का पेपर और दूसरा होता है जीएस का पेपर। सीसेट के पेपर की यदि हम बात करते हैं, सीसेट का पेपर कैसे होता है और जीएस का पेपर कैसे होता है, जरा ध्यान दीजिए, बारीकी से समझिए और ध्यान से देखिए, ताकि आपको दोबारा इस परीक्षा से संबंधित किसी भी पॉइंट पर कोई मतभेद, कोई भ्रम, कोई शंका ना रहे। और मैं आशा करता हूं कि जो मैं ये बता रहा हूं आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बेटा जी जो ये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, सिविल सर्विसेज जो परीक्षा रहती है, पहला पीटी, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा साक्षात्कार के रूप में आयोजित होता है। अब अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, प्रारंभिक परीक्षा के अंदर इन दोनों पेपरों के अंदर, चाहे हम जीएस की बात करें चाहे हम सीसेट की बात करें, सीसेट की और जीएस की 2 पेपर हैं। एक सीसेट के नाम से जाना जाएगा, एक जीएस के नाम से जाना जाता है। अब जरा ध्यान रखिए, जो सीसेट का पेपर होता है, सीसेट का पेपर, जीएस को हम बाद में रख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, जो ये सीसेट का पेपर होता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होते हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 प्रश्न होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं। अब सीसेट के अंदर 80 प्रश्न होता है
और 80 क्वेश्चन जो होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का बनता है, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अब जरा ध्यान रखिए, और टोटल इसका जो पूर्णांक होता है 80 क्वेश्चन का 200 नंबर का होता है। पेपर होता है आपका ये 200 नंबर का, 80 क्वेश्चन होते हैं, यहां पर 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, और एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है, 2.5 नंबर का होता है। अब जरा ध्यान दीजिए इसके आगे। अब बात यह है कि जो 80 क्वेश्चन हैं, जो 80 क्वेश्चन है सी सेट के, जो सी सेट के 80 क्वेश्चन रहते हैं आपके, 80 प्रश्न रहते हैं आपके, इन प्रश्नों की प्रकृति कैसे होती है, इन प्रश्नों की प्रकृति, उनका स्वरूप, प्रश्नों का स्वरूप कैसे होता है, ध्यान दीजिए। सीसेट के पेपर में कुछ ऐसे, सीसेट और जीएस दोनों पेपर की अगर हम बात करते हैं तो दोनों पेपर में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो रहता है उसे हम तार्किक रूप से अगर समझने का प्रयत्न करें तो प्रश्न को हल करने से भी कई प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न को ठीक से अध्ययन करने पर कुछ प्रश्नों के उत्तर निकल जाते हैं। अब कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर पढ़ने से निकलेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपकी तर्क शक्ति पर आधारित होता है, और वो सीसेट और जीएस दोनों में मिल जाता है। अब यहां देखिए, अगर हम सीसेट की बात करते हैं तो सीसेट के अंदर बेटा जी 80 क्वेश्चन रहता है, 200 नंबर का पेपर होता है। एक प्रश्न जो रहता है आपका 2.5 नंबर का रहता है। अब कुछ बच्चे घर पे बैठे बैठे अवश्य सोच रहे होंगे कि मास्टर इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें पता है। आप जिसको पता है वो ठीक है, उसके लिए भी अभी आगे की जो इंफॉर्मेशन बताई जाएगी वो ज्यादा लाभदायक रहेगी और ज्यादा उपयोगी रहेगी। थोड़ा सा धैर्य रखें बस, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो इसकी तैयारी करना चाहते हों, अपने गांव घर से, अपने शहर से, अपने राज्य से कहीं पर देख रहे हो, तो उनको कम से कम पूरी इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन और सही बच्चे तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो बच्चा पीटी में 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपका सीसेट का, एक होता है जीएस का। अभी हम सबसे पहले सीसेट के पेपर की बात करते हैं। सीसेट के पेपर की अगर हम बात करते हैं तो सीसेट के अंदर 80 क्वेश्चन रहते हैं, 200 नंबर का होता है ये एग्जाम, और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। अगर हम सीसेट के 80 प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से देखें, सीसेट के अगर हम 80 प्रश्नों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, इन 80 प्रश्नों के अंदर रीजनिंग के 18 से 20 क्वेश्चन आपके होते हैं, रीजनिंग के 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं। उसके पश्चात आरसी का होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने अपने 10th क्लास के स्टैंडर्ड में आपने जब एग्जाम दिया होगा तो उसके अंदर होता क्या है कि कुछ प्रश्नों को पढ़ के एक पैराग्राफ होता है, उसी में से उसके उत्तर छांटने होते हैं, पढ़ के समझ के निकालना होता है। अभी मैं इसकी चर्चा और बेहतर तरीके से कर देता हूं। पहले आप देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सीसेट के अंदर 80 होता है, रीजनिंग के 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं, और उसी के पश्चात अगर हम आरसी की बात करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, आरसी की बात करते हैं, तो वहां पर जो आरसी के प्रश्नों का जो नंबर होता है लगभग 25 से 30 प्रश्न आपके आरसी के होते हैं, पढ़ करके उनका उत्तर जानना होता है, पढ़ना होता है। अब जरा ध्यान रखिए, मैथ प्लस डीआई के जो प्रश्न रहते हैं वो भी 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास रहता है। अब 18 से 20 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है केवल 18 या 20 या 19, औसतन 17 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, एक एवरेज माना जाता है। पिछले 5-6 सालों का अगर हम आकलन करें तो सीसेट के पेपर में जरा ध्यान रखिए, सीसेट के पेपर में यदि हम कुल प्रश्नों की संख्या 80 मान लेते हैं, या 80 मान नहीं लेते, 80 होते हैं, तो 80 प्रश्न जो सीसेट के पेपर में होता है, उसी पेपर के अंदर रीजनिंग का क्वेश्चन 18 से 20 क्वेश्चन होता है, आरसी का क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो प्रश्न होते हैं 25 से 30 प्रश्न वहां पर होते हैं। इसके साथ साथ मैथ प्लस जो डीआई होता है, इसके 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं। ये आपके लगभग 70-72 प्रश्न बन गए, और इसमें जो विविध होता है, विविध के लगभग 8 से 10 प्रश्न विविध के होते हैं।
अब ये विविध क्या है अभी हम बता देते हैं आपको सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे। ध्यान दीजिए, जो सीसेट का प्रश्न है 80 प्रश्न है, इसमें रीजनिंग के 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। अब रीजनिंग के जो 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं बेटा जी, अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के अंदर ध्यान रखिए, रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर हैं। बहुत सारे चैप्टर का मतलब अगर हम आपको बताएं, डाइस पासा पहला चैप्टर, क्यूबिक घन घनाभ, डायरेक्शन दिशा संवेदी जिसे कहते हैं आप हिंदी में दिशा संवेदी, इसके साथ साथ आपका न्याय वाक्य सिलोलिज्म, न्याय वाक्य, इसके साथ साथ आपका कोडिंग डिकोडिंग, इसके साथ साथ आपका पहेली, इसके साथ साथ आपका कौन सा होता है बेटा जी, पहेली के प्रश्न, पजल जिसे आप कहते हैं पजल, और पजल के साथ साथ आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, और जो पहेली के जो प्रश्न होते हैं, पजल के जो प्रश्न होते हैं उसमें रक्त संबंध, और इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि ग्राफ वाले प्रश्न इसके अंदर आ जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो रीजनिंग के 18 से 20 प्रश्न होते हैं, और इसके ये लगभग जो चैप्टर महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं, ध्यान रखिए, पासा, घन, डायरेक्शन, सिलोलिज्म, न्याय वाक्य, कोडिंग डिकोडिंग, पहेली, रक्त संबंध, पहेली के अंदर भी रक्त संबंध के आते हैं, ग्राफ के आते हैं, इसके साथ साथ सर्किल वाला आता है, जो मतलब एक गोला है, गोले के चारों तरफ 7 मानव बैठे हुए हैं, और ए बी के राइट में तीसरे स्थान पर है, सी ई के दूसरे स्थान पर है, कुछ इस प्रकार का, मतलब परिधि वाले प्रश्न। जरा ध्यान से देखिए आप, अगर मैं यही 8-10 चैप्टर की बात करूं तो इन 8-10 चैप्टर के अंदर, इस 8-10 चैप्टर के अंदर अगर आप बात करें तो ध्यान रखिए, जो ये प्रश्न है आपको हमने रीजनिंग में बता दिए हैं, ये रीजनिंग के जो प्रश्न हैं संघ सेवा आयोग के अंदर भी ये सारे प्रश्न आते हैं। इसके साथ साथ एसएससी, बैंक पीओ और जितने भी एग्जाम होते हैं सब में लगभग यही सारे प्रश्न हैं, सब में लगभग यही चैप्टर आते हैं रीजनिंग के अंदर। लेकिन फिर बात यह है कि मास्टर फिर एसएससी करने वाला भी तो हल कर सकता है, लेकिन जो संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से रीजनिंग के प्रश्न आते हैं उनकी कुछ प्रकृति अलग होती है। रीजनिंग के प्रश्नों को अगर आप ध्यान से देखें तो रीजनिंग के प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग के अंदर जो प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं उसको बताया जाता है। वहां पर यह ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कुछ रीजनिंग के प्रश्न आप केवल 30 सेकंड में कर सकते हैं, 30 सेकंड में आप प्रश्न को हल कर लेंगे। लेकिन फिर वही बात, प्रश्न को हल कर लेंगे कोई ब्रह्म शास्त्र या कोई जादू कुछ ऐसा है क्या? नहीं, लॉजिक, तरीका। आप किसी प्रश्न को, एक प्रश्न को 5 मिनट में हल कर रहे हैं और एक बच्चा एक प्रश्न को 30 सेकंड में हल कर रहा है, तो क्षमता, तर्क। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट में एक क्वेश्चन लेते हैं तब आपकी बात अलग है, और जो बच्चा 1 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन कर रहा है उसकी बात अलग है। अगर आप यहां पर जरा ध्यान दीजिए, अगर आप यहां पर रीजनिंग में 18 से 20 क्वेश्चन होता है। लीड अपनी पहले कान में ठीक से लगा लीजिए अगर सही से सुनाई नहीं दे रहा तो। ध्यान रखिए, अभी हम सीसेट के पेपर के बारे में पहले बात कर रहे हैं, और अभी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं। अगर आप लोग के पास 10 ईयर हो तो आप खोल सकते हैं, घर पर अगर आप बैठे हुए देख रहे हैं तो आप खोलिए 10 ईयर। मैं प्रश्न यहां से भी बताता हूं, आप सीधा सीधा यहीं से बैठे बैठे 30 से 35 सेकंड में आप 2-3 प्रश्न हल कर लेंगे। 10 ईयर निकालवा लीजिए अगर आपके पास है, या ढूंढ के निकाल लीजिए। 2011 से सीसेट है ना, तो आप 2011 का भी अगर आप क्वेश्चन निकालना चाहते हैं तो आप निकालिए। मैं आपको बता देता हूं यहीं से, आपके पास 10 ईयर है सीसेट की। अगर अभी हम बात कर रहे हैं सीसेट की, तो आप सीसेट का 10 ईयर निकाल लीजिए, और सीसेट के इस 10 ईयर के अंदर मैं आपको कुछ प्रश्न दिखाता हूं, विदिन सेकंड में हल हो जाएगा। लेकिन उसके बारे में आपको वो चीज, उसकी इंफॉर्मेशन आपको पता होगी कहां से प्रश्न हल करा जाता है। अब जरा ध्यान रखिए, जिसके पास 10 ईयर है 2011 का भले ही निकाल लीजिए और देखते रहिए। अब जरा ध्यान रखिए, इसमें अगर न्याय
न्याय वाक्य की यदि हम बात करते हैं, न्याय वाक्य, अगर आप न्याय वाक्य की बात करते हैं तो न्याय वाक्य सबसे ज्यादा रीजनिंग में सबसे ज्यादा कठिन अध्यायों में एक अध्याय का नाम है न्याय वाक्य, सिलोजिज्म। क्वेश्चन आ जाए बच्चे के हाथ पैर फूल जाते हैं, कि बच्चे के हाथ पैर फूल जाते हैं। लेकिन जो ये न्याय वाक्य का क्वेश्चन वर्ष 2011 का पेपर आप निकाल सकते हैं, ढूंढिए, अगर आपके पास घर पर है निकालिए, नहीं है तो आप ध्यान से देखिए, घर पर जाकर के आप जब निकालेंगे तो उसमें आप हल कर सकते हैं। न्याय वाक्य का क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ न्याय वाक्य लगता होगा। न्याय वाक्य के अंदर जो प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग में पूछा जाता है, वहां पर जो पूछने का स्टैंडर्ड होता है वो एसएससी, बैंक पीओ या राज्य स्तर के एग्जाम से काफी ऊपर, लेकिन लॉजिक पर होता है। बुद्धि लगा लें, आपका हल हो जाएगा। अगर आप न्याय वाक्य की बात करें, वर्ष 2011 में भी न्याय वाक्य के 2 प्रश्न हैं। लगभग हर 2 साल 1 साल पर 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 1 प्रश्न डाला जा सकता है। न्याय वाक्य की बात करते हैं तो न्याय वाक्य के अंदर एक क्वेश्चन है, आप अपने 10 ईयर को निकालिए, नहीं निकाल रहे हैं तो 5 मिनट में क्वेश्चन लिख करके, आपको 1 मिनट लगेगा समझाने में, और अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको 30 सेकंड में आप ये क्वेश्चन हल कर लेंगे। सभी जानवर मांसाहारी होते हैं, सभी जानवर मांसाहारी होते हैं। नंबर 2, कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। कोई जानवर मांसाहारी नहीं होता है, मांसाहारी नहीं होता है। और एक अगला स्टेटमेंट है, कुछ जानवर मांसाहारी नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, एक प्रश्न ये आया था और इसके नीचे लिखा हुआ था ऐसे 2 कथन, ये कथन है, कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4। जरा ध्यान दीजिए, ऐसे 2 कथनों का चयन कीजिए जो एक साथ गलत हो सकते हैं किंतु सही नहीं। ये था प्रश्न 1। कुछ प्रश्नों की बात करते हैं, फिर सीसेट के बाद जीएस की बात करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, न्याय वाक्य सबसे ज्यादा टफ चैप्टर माना जाता है। इसके अंदर जैसे कुछ एग्जाम्पल, हमने एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लिया वर्ष 2011 के पेपर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पहली बार सीसेट जब लागू हुआ 2011 में ही 2 प्रश्न दे दिए गए थे। एक प्रश्न ये था, आप अपनी किताब में देख सकते हैं, सभी जानवर मांसाहारी होते हैं, कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं, कोई जानवर मांसाहारी नहीं होता है और कुछ जानवर मांसाहारी नहीं होते हैं। ये पहला प्रश्न था। कथन पहला, कथन दूसरा, कथन तीसरा, कथन चौथा, और ये था इसके नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को यदि आप ध्यान से देखें, एग्जामिनर ने ये प्रश्न दिया था और इनमें प्रश्न पूछा गया था कि ऐसे 2 कथनों का चयन कीजिए जो एक साथ गलत होता है किंतु सही नहीं होता। एक साथ ऐसे 2 कथनों का चयन कीजिए जो एक साथ गलत होते हैं किंतु सही नहीं होते। ये एक प्रश्न था न्याय वाक्य का। और एक जो दूसरा प्रश्न था उसकी हम जरा बात कर लेते हैं। अभी ये मैं हटा रहा हूं इसके ऊपर से, अब जरा ध्यान दीजिए, अब जरा ध्यान दीजिए। ये प्रश्न है, जब तक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तब तक तो ये प्रश्न उसके लिए बेकार है, और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। गलत हो गया तो 1/3 एक्स्ट्रा भी काट लिया जाएगा। ये अगर गलत हुआ तो जो सही क्वेश्चन है उसमें से भी, मतलब एक गलत होने पर अगर एक सही है तो 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, और अगर ये गलत हुआ तो इसके गलत होने के साथ साथ 0.33% नंबर और कट जाएगा इसी का 1/3, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये प्रश्न है, इसको हल कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए वीडियो। प्रश्न को हल करेंगे कैसे, इसको किस तरीके से इसको आप हल करेंगे, कि किस प्रकार से इसको आप हल करेंगे? कहता मास्टर समझ में ही नहीं आ रहा,
एक तो दिल्ली से क्लास हो रही है और मैं अपने घर पर खड़ा हूं, कहां से देख लूंगा? 10 ईयर है, उसमें एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आप करके देखिएगा, 30 सेकंड में हल हो जाएगा, 30 सेकंड में। समझ में आ रहा है क्या? अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसमें ऐसे दो कथनों का चयन करना है जो एक साथ गलत होते हैं किंतु सही नहीं होता। ऐसे दो कथनों का चयन करना है जो एक साथ गलत होता है किंतु सही नहीं होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, न्याय वाक्य है, न्याय वाक्य के अंदर 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार। बोर्ड पर जरा ध्यान से देखिए, नहीं दिख रहा तो बताइए। हाँ, न्याय वाक्य के अंदर 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, वोवेल्स समझते हैं, ए, ई, आई, ओ। यू मत बोलिए, यू मत बोलिए, 4 प्रकार के बोले हैं, 5 प्रकार के नहीं बोले। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, ये एक क्वेश्चन ही नहीं, ये तो एक बार पूछा गया है, हो सकता है इसका एडवांस रूप पूछ ले, दूसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार का, चौथे प्रकार का, 5वें प्रकार का, सीसेट के अंदर। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम न्याय वाक्य की बात करते हैं तो न्याय वाक्य के अंदर 4 प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है, 4 प्रकार के ही वाक्य होते हैं। अब जरा देखिए, ए प्रकार की केवल आपको पहचान पता हो, ए, ऑल, मतलब सभी से कथन शुरू होगा। ए प्रकार आप किसको कहेंगे? ध्यान से सुनिए, ए प्रकार का वाक्य न्याय वाक्य जो रहेगा बेटा जी, न्याय वाक्य, इसमें 4 प्रकार के स्टेटमेंट ही हमेशा यूज होता है। ए, ई, आई, ओ, इनका केवल आप पहचान एक शब्द का है। जैसे ए मतलब ऑल, ए प्रकार का वाक्य सभी से शुरू होगा, ई प्रकार का वाक्य कोई से शुरू होगा, कोई से शुरू होगा, आई कुछ से शुरू हुआ, कुछ से, कुछ से, और ओ कुछ नहीं, कुछ नहीं। यही 4 शब्द ध्यान रखने वाली बात है। ये 4 शब्द अगर आपको आता है तो आप न्याय वाक्य के सबसे कठिन दौर के प्रश्नों को आप 30 सेकंड में हल कर सकते हैं। ध्यान से देखते रहिए, एक क्वेश्चन करवा देता हूं, वर्ष 2011 लिख दिया गया है, आप एक क्वेश्चन देख लीजिए और दूसरा क्वेश्चन अपने आप घर पर करिए, और अगर लाइव देख रहे हैं तो इसके अंदर आप आंसर भेजिए। ध्यान दीजिए, न्याय वाक्य के अंदर 4 प्रकार के वाक्य, ए प्रकार का, ई प्रकार का, आई प्रकार का और ओ प्रकार का। कुछ ये पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है। ए ऑल प्रकार, ए प्रकार का वाक्य, न्याय वाक्य के अंदर जो ए प्रकार का वाक्य होता है ना, वो सभी से शुरू होता है, सभी से शुरू होगा। ई प्रकार का जो वाक्य रहेगा वो कोई से शुरू होता है। आई प्रकार का वाक्य कुछ से शुरू होता है। ओ प्रकार का वाक्य भी कुछ से ही शुरू होता है, लेकिन ओ प्रकार नेगेटिव दिखाएगा। अभी मैं समझा रहा हूं कैसे नेगेटिव दिखाएगा। अगर देखिए, ए प्रकार सभी से शुरू होता है, अगर मैं पूछूं 1 2 3 4, ए प्रकार का वाक्य कौन सा है? ए प्रकार का वाक्य जो सभी से शुरू होता है। ए प्रकार का वाक्य कुछ, कोई, कुछ, सभी। तो ए प्रकार का वाक्य जो सभी से शुरू होता है, तो बोले तो ये कौन सा कथन हो गया? ए प्रकार का कथन हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से देखिए, सभी से शुरू हुआ, सभी ए प्रकार का वाक्य हुआ। अभी यही बताया है ना, ए प्रकार का जो पहचान होता है वो सभी से होता है, कथन सभी से शुरू होता है। ई प्रकार का कोई से शुरू होता है। क्लियर हो रहा है? आई वाला कुछ से और ओ वाला कुछ नहीं से, सम नॉट जिसे कहा जाता है। ए वाला वाक्य सभी से मिल गया। अब देखिए, ई प्रकार का वाक्य जो भी होगा वो किससे शुरू होगा? कोई से शुरू होगा। अब कोई देखिए यहां पे कहां हो रहा है, बोलिए, कोई कहां से शुरू हो रहा है? तीसरा स्टेटमेंट, ये ई प्रकार का है। क्लियर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा? जीवन में बहुत दुख है क्यों? मास्टर के में भी है नहीं। आज तो अगर आज आप बात करें तो पूरा विश्व दुखी है। आप लोगों ने कोरोना को बढ़ावा दिया है ना। ध्यान दीजिए, ए प्रकार की पहचान सभी से, ए प्रकार की पहचान सभी से, ई प्रकार की पहचान कोई से, ई प्रकार की पहचान कोई से। इतना तो क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं कहां लगा है? कुछ नहीं, देखिए, नहीं और कुछ यहां लगा है, मतलब ये ओ प्रकार का हो गया। और कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक है, तो ये आपका आई प्रकार का हो गया। केवल और केवल आपको इसके अंदर, केवल और केवल आपको इसके अंदर जो 4 वाक्य हैं उनकी पहचान पता होनी चाहिए। और जो पहचान है, ए की सभी से शुरू होती है, ई की कोई से शुरू होती है। तीसरा है, ओ वाला जो प्रश्न होता है कुछ नहीं होता है, कुछ
सम नॉट, कुछ नहीं जिसमें लगा होगा, कुछ हो नहीं, ये ओ प्रकार का होगा। और कुछ प्रकार का जो वाक्य होता है ये आई प्रकार का वाक्य होता है। केवल आपको ये 4 शब्द बताऊं। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मास्टर हल कैसे होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर ग्राफ घर पे बना लीजिएगा, बोर्ड पर जरा ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए। ए और ई, बोर्ड पर देखिए, ए और ई एक साथ गलत होते हैं। ए प्रकार का वाक्य और ई प्रकार का वाक्य हमेशा एक साथ गलत होता है, सही नहीं होता। ऐसे 2 कथनों का चयन कीजिए, 2011 के प्रश्न घर पर निकाल लें और देखें। ऐसे 2 कथनों का चयन कीजिए जो एक साथ गलत होता है, गलत, सही नहीं होता। तो एक साथ 2 कथन का चयन कीजिए जो एक साथ गलत होता है। तो गलत वाले ए और ई होगा, ए और ई होगा, ए और ई होगा। मतलब 1 और 3 इसमें कूट दिया रहेगा, 1 दूसरा तीसरा और चौथा इसमें कूट होगा, 1 2 1 3 3 4 1 4। अब जरा ध्यान दीजिए, यह प्रश्न है, प्रश्न आपसे, जरा ध्यान दीजिए। 4 वाक्य आपको बता दिए गए हैं और नीचे प्रश्न दे दिया गया है और कूट दे दिया गया है। इन प्रश्नों के अंदर केवल आपको यह ध्यान देना है कि कूट है बेटा, ये इसमें 1 2 सही है, 1 3 सही है, 3 4 सही है या 1 4 सही है। तो ऐसे 2 कथन छांटने हैं जो एक साथ गलत होते हैं। तो एक साथ जो गलत होते हैं बेटा वो ए और ई होता है। ए और ई, 1 और 3 है, 1 और 3 कहां है, 1 और 3 ये है, तो मतलब ये सही हो गया। अब ये वाला स्टैंडर्ड का प्रश्न सिविल सर्विसेज के अंदर 2011 में जब सीसेट लागू हुआ था तो पहली बार उसने 2 प्रश्न डाले गए। एक ये हो गया है, एक अपने आप घर पर हल कर लेंगे, हल हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो केवल अब ऐसा ही नहीं पूछेगा, इसके एडवांस लेवल भी हैं 2-3। जरा ध्यान रखिए, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर ए और ई एक साथ गलत होते हैं। ए और ई एक साथ क्या होता है बेटा जी, गलत होता है। ए और ई एक साथ गलत होता है। दूसरा जरा ध्यान रखिए, आई और ओ प्रकार का वाक्य एक साथ सही होता है। जरा ध्यान रखिए, आई और ओ प्रकार का प्रश्न एक साथ सही होता है। इसके साथ साथ बेटा जी ए प्लस आई तथा ई प्लस ओ ये एक साथ सही भी हो सकते और एक साथ गलत भी हो सकते हैं। ये 4 इंफॉर्मेशन आप ध्यान कर लीजिए, किसी किताब में अगर नहीं मिलेगा, ढूंढ लेना, अगर मिले तो वेदांता की साइड पर जाके कह देना कि मास्टर जी मिल गया है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ऐसे ही 2 प्रश्न आए थे, फिर से 2-3 प्रश्न 11 12 13 14 के एग्जाम में भी आया था एक बार, 17 18 में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 19 का एग्जाम हो गया है। अब जरा ध्यान रखिए, 20 में हो सकता है ये वाला पूछा है कि ऐसे 2 कथन बताइए जो गलत है। हो सकता है अगली बार ये पूछ ले कि ऐसे 2 कथन बताइए जो सही है, तो उसमें आप आई और ओ वाले ढूंढेंगे, आई और ओ वाले, सम और सम नॉट वाले, कुछ हाँ और कुछ नहीं वाला ढूंढेंगे। समझ में आ रहे क्या? अब जरा ध्यान दीजिए, रीजनिंग के अंदर ये वाले बेटा ये नोट कर लो, वरना आज की जो क्लास अभी आपको ऑनलाइन दिखाई जा रही है, ये वाली इंफॉर्मेशन आप किताबों में ढूंढेंगे या मास्टर के पीछे भागेंगे, नहीं मिलेगा। और आपने अगर रीजनिंग या न्याय वाक्य पढ़ा भी है तो ये वाले क्वेश्चन नहीं करे हैं, आपने वही पढ़े हैं। कुछ किताबें कुर्सी हैं, कुछ एसी पंखे हैं, कुछ जानवर गधे हैं, कुछ जानवर गधे नहीं है, आदमी बैल है, XYZ स्टेटमेंट। तो कहने मतलब क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपने सीसेट में नहीं हल किया है। संघ लोक सेवा आयोग में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें केवल आपको ये 4 लाइन याद करनी है, ये वाली 4 लाइन। और इन 4 लाइनों में ध्यान रखिए, पहचान को याद करिए। पहचान ए प्रकार का जो पहचान होता है उसकी पहचान है वाक्य की सभी से शुरू होगा। ई प्रकार का जो वाक्य है कोई से शुरू होगा। आई प्रकार का जो वाक्य है ओ से शुरू होता है, कुछ से शुरू होता है। और ओ वाला जो प्रकार होता है न्याय वाक्य का, कुछ नहीं से शुरू होता है। ठीक है, इसको फिलहाल अभी आप यहीं पर देख लीजिए क्योंकि पूरा सिलेबस वगैरह आपको बताना है। तो कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं, ये 4 पॉइंट नोट कर लीजिए। ए और ई एक साथ गलत होता है, ये नोट करिए। आई और ओ प्रकार का जो वाक्य होगा वो एक साथ सही होगा। फिर ए प्लस आई
तथा ई प्लस ओ, ये एक साथ सही भी हो सकते हैं और एक साथ गलत भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए प्रश्नों की प्रकृति 2, 3 और एक 4। ऐसे वाले प्रश्न भी थे, ये ऐसे प्रश्न भी थे। अब जरा देखिए, ये वाले न्याय वाक्य आपका हो गया। रीजनिंग के अंदर की भी हम बात कर रहे थे, न्याय वाक्य के क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा सा साफ कर दें पहले। ये न्याय वाक्य का हमने आपको बता दिया। अब जरा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है। अब जरा ध्यान रखिए, कोडिंग डिकोडिंग ये जो मैं आपको पूरी चर्चा कर रहा हूं, बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। न्याय वाक्य के आगे के 4 प्रकार आप घर पर हल करेंगे। नहीं हल होता है तो क्वेश्चन लिखकर सेंड करिए वेदांता वालों के ग्रुप पर, वो आपको इसका सॉल्यूशन भी देंगे। अब इसी में जैसे रीजनिंग होता है, रीजनिंग, अब रीजनिंग के अंदर A to Z, ए के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट क्या है, सी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट क्या है, ई के अपोजिट क्या है, एफ के अपोजिट क्या है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब जरा देखिए, ए के अपोजिट क्या है जेड, बी के अपोजिट क्या है वाई, सी के अपोजिट एक्स, डी के अपोजिट डब्ल्यू, ए के अपोजिट वी। अब जरा ध्यान रखिए, इसको याद करने का थोड़ा थोड़ा आप अगर एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसको आप याद कर सकते हैं। ए जेड को आप शॉर्ट भाषा में लिख सकते हैं आज, बी वाई को लिख सकते हैं बाय, सी एक्स को लिख सकते हैं 6, डी के अपोजिट डब्ल्यू है, मतलब इसको आप कर सकते हैं दूध वाला। ईवी, बहुत मैसेज आप लोगों ने व्हाट्सएप पर किया होगा इस कोरोना के टाइम में, ईवी इवनिंग, तो ई के अपोजिट वी इवनिंग, इवनिंग। एफ यू, इसको थोड़ा सा याद करने के लिए कहते हैं फू, बहुत याद करते हैं मैसेज वगैरह, तो थोड़ा सा केवल याद करने का तरीका। जीटी, जीटी, जीटी करनाल रोड बहुत ही प्रसिद्ध है, जीटी। एचएस हाई स्कूल, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन या इंडियन रेलवे, जेक्यू जेब कतरा, अरे याद करने का तरीका है, जेब कतरा। केपी, इसको आप उल्टा कर दीजिए, पी के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी बोल सकते हैं याद करने के लिए। पी के पिक्चर भी आपकी आई थी, उसको देख सकते हैं। एल ओ लो और एम एन मन। अब जरा ध्यान रखिए, ये जो चीजें हैं केवल ये नहीं कि मास्टर आता है याद कर लेंगे, नहीं, जब पेपर होता है तो प्रेशर अलग होता है, तो उस प्रेशर के अंदर आपको याद नहीं करना है, अपना लॉजिक लगाइए, कितनी देर में आप कितनी जल्दी चीजों को हल कर सकते हैं। कितना भी अच्छा धावक हो, कितना भी अच्छा दौड़ता हो, लेकिन जब रनिंग है, दौड़ने का टाइम है, अगर वो 2 मिनट बैठ जाए तो कोई दूसरा व्यक्ति बाजी मार देगा, इसका मतलब वो नहीं है सही प्लेयर। तो कहने मतलब क्या है, इनके तरीके होते हैं। अब एक बात बताइए, एचएस, एच के अपोजिट एस, हाई स्कूल, एचएस, सबने 10वीं करी है अगर वो तैयारी कर रहा है तो। एचएस हाई स्कूल, एच के अपोजिट एस, हाई स्कूल, कोई नहीं भूलेगा, एक बार अगर जो वीडियो देख रहा है वो कभी नहीं भूलेगा कि एच के अपोजिट एस नहीं होता, एच के अपोजिट एस या एस के अपोजिट एच, हाई स्कूल। ए की जेड, ये भी बच्चा नहीं भूलता, और ये एम एन लास्ट वाला, फर्स्ट एंड लास्ट, ये याद रह जाएगा। हाई स्कूल ये याद हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक शब्द देखिए, लव, LOVE, लव, लव, एल के अपोजिट ओ, वी के अपोजिट ई। मैं लव का डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, लव के बारे में नहीं समझा रहा, रीजनिंग के अंदर कौन सी चीज कैसे रहती है। रीजनिंग एक ऐसे प्रश्नों की प्रकृति होती है जो आपकी बुद्धि पर, तर्क शक्ति पर डिपेंड करती है। हालांकि पूरा इसका एग्जाम ही तर्क शक्ति पर जुड़ा हुआ है, लेकिन यह है कि कौन सा बच्चा कितनी तेजी से प्रश्नों को हल कर सकता है। एल के अपोजिट ओ, लव पूरा है ना, तो बेटा LOVE, एल के अपोजिट वी, एल के अपोजिट ओ है, ढूंढो कहां है LO, ये रहा, एल के अपोजिट ओ है, वी के अपोजिट ई है, वी के अपोजिट ई है। तो कहने का मतलब क्या है, याद करने के तरीके होते हैं, बस आपको किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से समझाया जाता है, ये कुछ तरीके हैं।
इसको, और हाँ ये मैं बता क्यों रहा हूं, रीजनिंग के पेपर में टॉप और बॉटम पर जब पेपर मिलता है उसको खोलने नहीं देता एग्जामिनर। वो क्या कहता है सबका पेपर एक साथ खुलेगा, लेकिन उसके पीछे आप क्या करते हैं जरा ध्यान रखिए। जैसे आपका पेपर है, हमारे पास कुछ पेपर भी है, पेपर है तो बीच से सील लगी होती है, नीचे से उठाइए, यहां पर A to Z पूरे में लिख लीजिए जितना आपका 2 मिनट बचा हुआ है। फिर आगे ये आपका पजल वाला क्वेश्चन होता है, तो आप एक टेबल बना सकते हैं। तो टाइम कैसे आप यूज करते हैं और कितने अच्छे तरीके से आप प्रश्नों को हल कर पाते हैं उस 2 घंटे के अंदर, ये आपकी क्षमता का परीक्षण होता है। तो ये कुछ रहता है। पहेली वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ए बी के पीछे बैठा है, सी डी के पीछे बैठा है, उसका भी एक लॉजिक होता है, एक बार में आप बैठाएंगे बैठ जाएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन, आरसी का क्वेश्चन, अभी तक हमने जो बात करी, सी सेट के अंदर 80 प्रश्न होते हैं। सी सेट के अंदर बेटा जी 80 प्रश्न होते हैं। उन 80 प्रश्नों के अंदर बेटा जी जो रीजनिंग का प्रश्न होता है 18 से 20, तो उनकी कुछ प्रकृति इस प्रकार की होती हैं। स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाया जाए, स्मार्ट तरीके से आपको उसकी तैयारी कराई जाए, तो रीजनिंग की कुछ ऐसी प्रकृति है। आरसी क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपका एक ऐसा India's #1 institute, Vedanta IAS Academy, coaching for UPSC, Civil Services, State PCS for 12th and graduation student, online smart classroom, live class with Android app, Vedanta IAS Academy. Contact number 9911753333 or visit www.vedantaiasacademy.co.in. Branches at Rohini and Mukherjee Nagar, Delhi. ये पैराग्राफ है, यहां पर प्रश्न लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 ये कूट होंगे, वाक्य होंगे, फिर A B C D। इसको पढ़ के प्रश्न के उत्तर दीजिए। समझ गए होंगे? पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जरा ध्यान रखिए, पढ़ करके इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो आप कैसे पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं? ये आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 25 से 30 क्वेश्चन आता है। अब जरा ध्यान रखिए, 25 से 30 क्वेश्चन जिस बच्चे, अब ये आरसी होता किस लिए है? ध्यान रखिए, हिंदी माध्यम की अगर हम बात करते हैं या अंग्रेजी माध्यम की बात करते हैं, अगर बच्चे ने केवल आरसी के 30 क्वेश्चन अटेंड कर लिए और सही तरीके से अटेंड कर लिए, तो जरा ध्यान रखिए, इन 80 प्रश्नों में से आपको पता है ना, इन 80 प्रश्नों में से सही 27 क्वेश्चन होने चाहिए। 80 प्रश्न में से 27 क्वेश्चन सही होना चाहिए, या फिर 67 नंबर होना चाहिए। कितने में से? 200 में से 67 नंबर, या 33%। किसका? नंबर ऑफ क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन का 33% अंक ले आइए। 67 नंबर या 27 क्वेश्चन सही कर दीजिए। 27 क्वेश्चन सही कर देते हैं, आपका सीसेट का पेपर निकल जाता है। 67 नंबर अगर आपके सीसेट के पेपर में आ गया तो आपका सीसेट का पेपर निकल जाएगा। 33% आपके सीसेट में आ जाने चाहिए तो आपका एग्जाम सीसेट का निकल जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, सीसेट का क्वेश्चन, एक चीज ये मास्टर, ये बार बार 33%, 67 नंबर और 27 क्वेश्चन समझ में नहीं आया। इसको बताने का मतलब क्या है कि जब आप सीसेट का पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका जीएस का पेपर आगे जाकर के चेक होता है, वरना नहीं होता। उसके आगे पेपर आपका चेक नहीं होता। जब आपका सीसेट का पेपर क्या नाम रहता है, जब आप सीसेट क्वालिफाई करते हैं तब आपका जीएस का पेपर चेक होता है। अगर आप सीसेट में 33% नंबर लेकर के नहीं आते हैं तो आपका जीएस का पेपर ऑलरेडी अपने आप ही समाप्त हो जाता है, और जरा ध्यान रखिए, हिंदी माध्यम में एक बहुत ही बड़ी टेंडेंसी जो ह्यूमन नेचर है उनका, बच्चों का, वो क्या है, हम 33% ही तो है ले आएंगे, ये 33% ही तो हम ले आएंगे, और इसकी तैयारी नहीं करते। पूरा जोर इसी जीएस के ऊपर बैठ जाएंगे पूरे 6-7 साल और कहेंगे कि हम पहले जीएस तैयारी कर लें फिर निकल जाएगा। ध्यान रखिए, जीएस के अंदर भी हमने आपको पहले ही बता दिया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर सीसेट की बात करी जाए तो 80 होती है, और जीएस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करी जाए तो 100 होती है। यहां पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पे 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। पूर्णांक दोनों का इक्वल ही होता है, 200 नंबर का ये भी होता है और 200 नंबर का ये भी होता है। सीसेट भी 200 नंबर का, जीएस भी 200 नंबर का। लेकिन जब आप सीसेट के अंदर 33% अंक अर्जित कर लेते हैं तब आपका जीएस की फाइल, मतलब जीएस का पेपर चेक किया जाता है। अब जरा ध्यान रखिए, और
आरसी क्यों? क्योंकि आरसी बच्चा क्या करता है कि ऐसे हमने 10वीं में पढ़ पढ़ के बहुत करे हैं हल, पढ़ पढ़ के आंसर निकाल लिए, आंसर वैसे पूछते नहीं है। आरसी के अंदर बेटा जी निष्कर्षात्मक प्रश्न पूछता है, सार वाले प्रश्न पूछता है, केंद्र बिंदु वाले प्रश्न पूछता है, अपवादात्मक शब्दावलियों वाले प्रश्न पूछता है। तो ध्यान रखिए, इस आरसी को जब आप पढ़ते हैं, आरसी के जब आप आकलन करते हैं, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ करके उत्तर निकालना, ये जो पढ़ करके उत्तर निकाले जाते हैं इनके भी कुछ की पॉइंट्स होते हैं। इन अभी यहां पे लिख देते हैं, बाद में समझा देंगे। आरसी के अंदर भी बेटा जी जो पैराग्राफ रहता है आपका, पैराग्राफ, उसको पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर में आप उन लाइनों को छांटिए जो सही पूछा है, गलत पूछा है। ऐसा नहीं कि वो सही पूछता है, कई बार वो गलत पूछ लेता है, लेकिन आपके मस्तिष्क पर यही चल रहा होता है, सही पूछ रहा है बस। पूर्व धारणा, तो जैसे आरसी ये दे रखा है, आरसी दे रखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको पढ़ करके इनमें से देखने हैं कौन से सही पूछे हैं, गलत पूछे। सही पूछता है उसके उत्तर लगाइए, गलत पूछता है उसके उत्तर लगाइए। अब जरा ध्यान रखिए, अब यहां पर जो ये पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ, जो पैराग्राफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, हम यहां बना देते हैं ऐसे, जो बेटा ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ करके जो उत्तर देने हैं ना, पढ़ करके जो उत्तर देने हैं, यहां पर पढ़ने सबको ही पढ़ना है। और सबसे ज्यादा आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के बच्चा सोचता है कि हम उत्तर दे देंगे वो सही हो जाएगा, नहीं, समझ करके अगर आप उत्तर देते हैं तो सही हो जाएगा। कहने मतलब है क्या, जरा ध्यान रखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पढ़ करके आंसर निकालना है, इसके अंदर जो गद्यांश के अंदर कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों को आप पकड़ के रखिए, तब आप निकाल पाएंगे। घर से आप बाहर जा रहे हैं, आप ताला लगा दीजिए, व्यक्ति नहीं आ सकता। वैसे इस गद्यांश के अंदर भी कुछ ऐसे ताले लगाए हुए शब्द होते हैं जिनको आप ध्यान से अध्ययन करें, तब आप पेपर निकाल सकते हैं। केवल घर पर बैठे बैठे भविष्यवाणी करने से आदमी पेपर नहीं निकाल देता। और फिर कुछ बच्चा क्या कहता है कि 2 साल से मेहनत कर रहा हूं, 3 साल से मेहनत कर रहा हूं, भगवान साथ नहीं दे रहा। अरे भगवान क्यों साथ देगा भाई, भगवान को पेपर थोड़ी देना है। भगवान उनका साथ देता है जो घर से निकल करके खुद अपना अध्ययन करते हैं, मेहनत करते हैं, तब भगवान उनका साथ देता है। अब घर पर पड़े पड़े सोचो कि कोरोना खत्म हो जाए तो नहीं होगा, दवाई लॉन्च होगी तब होगा। दुनिया लगी हुई है, दुनिया के डॉक्टर लगे हुए हैं। तो कहने मतलब क्या है, जो ये गद्यांश है, इस गद्यांश के अंदर कुछ शब्द होते हैं, जैसे हमेशा, एकमात्र, सदैव, लेकिन, किंतु, परंतु, अत्यधिक, लिख लीजिए, अत्यधिक, प्रभावशाली, शक्तिशाली, प्रमुख, या, और इसके साथ साथ 66-99, हिंदी भी सही से नहीं आती ना, दिक्कत इस चीज, 66-99 इन्वर्टेड कोमा, उसको हिंदी में 66-99 ही बोलते हैं, 66-99। जो ध्यान रखिए, ये कुछ शब्द हैं, अत्यधिक, ये लिखा हुआ अत्यधिक, हमेशा, एकमात्र, सदैव, लेकिन, किंतु, परंतु, अत्यधिक, प्रभावशाली, शक्तिशाली, प्रमुख, या फिर इन्वर्टेड कोमा, 66-99। ध्यान रखिए, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर आरसी का उत्तर छुपा हुआ होता है। आरसी के उत्तर वहीं से लिए गए होते हैं। आरसी का जो प्रश्न रहता है ना, पढ़ करके उत्तर दीजिए, पढ़ तो आप लेंगे पूरा, दिमाग में नहीं टकती बात पूरी, क्योंकि भाई 25 से 30 क्वेश्चन रहता है और उसमें 15 आरसी होगा, 15 आरसी की आप सारी डेफिनेशन अपने दिमाग में नहीं रख सकते। इसीलिए लॉजिक इस्तेमाल करिए। क्या, ये शब्द जहां जहां होते हैं, जब आप अपना आरसी पढ़ते हैं तो इन शब्दों को अंडरलाइन करिए या गोला लगा दीजिए, गोला लगा दीजिए जब आप पढ़ते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, हमेशा, सदैव, एकमात्र, अत्यधिक, प्रभाव, अत्यधिक, शक्तिशाली, प्रमुख, या फिर इन्वर्टेड कोमा। आप देखेंगे कि ये कम से कम 2 या 3 ही मिलेगा आपको उस पेपर में, और वहीं से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, तब आप उसका उत्तर देने में, आप उसका उत्तर आराम से दे सकते हैं और सही से दे सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? कुछ बच्चों ने भेजा है, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून तो ठीक है, लेकिन
आप लोग कैसे हैं? आप सभी को फिर से एक बार मेरा नमस्कार। जितने लोगों ने नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भेजा है, फिर से एक बार सभी को मेरा नमस्कार। ध्यान दीजिए इधर बच्चे, आरसी के अंदर जो ये शब्द हैं, आरसी के अंदर ये हिंदी मीडियम में कोई नहीं बताता। आप किसी टीचर के पास जाइए, किसी किताब में ढूंढ लीजिए, हिंदी से विश्वास उठ जाएगा अगर 2 साल में एग्जाम नहीं निकला तो। आरसी जब आप पढ़ते हैं तो हमेशा एकमात्र, सदैव, लेकिन, किंतु, परंतु, अत्यधिक, प्रभावशाली, शक्तिशाली, प्रमुख, या और इन्वर्टेड कॉमा, ये कुछ ऐसे बेटा जी शब्द होते हैं जहां से आरसी का निर्माण होता है, जहां से आरसी का निर्माण होता है, यहां से आरसी का निर्माण होता है। अब यहां से आरसी का निर्माण होता है। अब जरा ध्यान रखिए बच्चा, यही शब्द हैं जो जीएस के पेपर में भी होते हैं। ये प्रश्न जो होते हैं जीएस के, जो बेटा जी प्रश्न होता है, वही जो जीएस का प्रश्न होता है, वो भी अगर किसी वाक्य के अंदर एकमात्र है, केवल है, केवल कहां गया, नहीं लिखा है, लिखो फिर से, केवल, ओनली, केवल और एकमात्र अगर किसी स्टेटमेंट में आपको मेंशन कर दिया जाए तो वो स्टेटमेंट गलत होता है। अभी हम कैसे हल करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये आपके रीजनिंग के हमने बता दिए कैसे प्रश्न आते हैं, उनकी प्रकृति, बाकी चीजें आप संस्थान से कलेक्ट कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। और बहुत ही बढ़िया ट्रिक, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको हल करवाने का जो पैटर्न है, बहुत ही लॉजिकल आपको यहां से दे दिया जाएगा। आप यहां पे संपर्क करें और आकर के ले सकते हैं अपनी चीजें। इसके बाद से बच्चा आरसी के 25 से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 से 20 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन आरसी के हैं, 18 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 30 से 50। अब विविध जरा ध्यान रखिए, जो ये विविध का प्रश्न आता है, ये विविध का प्रश्न किसी किताब से नहीं होता, कि किसी किताब से नहीं होता, लेकिन इसमें आप बुद्धि का इस्तेमाल करिए, तब आप इसका प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। अब जरा ध्यान रखिए, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, इस सीसेट के पेपर में 80 क्वेश्चन में एक समय था जहां पर 8 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के आते थे। अब वही डिसीजन मेकिंग ना दे करके जीएस के चौथे पेपर में केस स्टडी दे रहा है। अब कैसे करेंगे अभी बताता हूं, 2 मिनट रुकिए। अब देखिए विविध के क्वेश्चन, अब विविध का क्वेश्चन कैसा होता है, ना वो मैथ का होगा, ना रीजनिंग का होगा, ना जीएस का होगा। आपसे कह देगा कि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं और ऊपर से देखने पर स्थलाकृतियां कैसी प्रतीत होती हैं, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्यों का चयन करिए। अब हवाई यात्रा करी हो तो ऊपर से देखिए जाकर के नीचे कैसे दिख रहा है, नहीं तो छत पे जाओ अपने और ऊपर से देखिए नीचे कैसे दिख रहा है, तो आपको पता चलेगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि एक सेब है, सेब देखे हो कि नहीं, सेब, हाँ देखे होंगे, हंस रहे हो। हाँ अब जरा देखिए, जैसे एक सेब है, सेब विविध के अंदर प्रश्न आया हुआ है, पेपर में है, आप देख सकते हैं, मैंने देख लिए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। विविध के जैसे प्रश्न आते हैं, विविध के अंदर जैसे प्रश्न आता है कि एक सेब है, ध्यान से सुनिए, एक सेब है जिसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है, ध्यान से सुनते रहिए। एक सेब है जिसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक टुकड़ा 20 ग्राम का है। कुल 8 टुकड़े हैं, कुल 8 टुकड़े हैं। फिर से सुन लीजिए, कान को लीड पर लगाइए ढंग से, क्योंकि लीड लगी हुई है, सुनाई नहीं दे रहा ना, लीड ढंग से लगाइए और ध्यान से सुनिए। एक सेब है जिसको 2 बराबर भागों में, ना जिसको पता है उसको नहीं बता रहे हैं, पेपर आया हुआ तो देखे है ना हल कैसे करना है। एक सेब है जिसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है, प्रत्येक टुकड़ा, प्रत्येक पीस 20 ग्राम का है। कुल टुकड़े कितने हैं? 8 टुकड़े हैं। तो अब इनमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। (240, 160, 140, 280, इनमें से आपको एक उत्तर चयनित करना है। फिर से सुन लीजिए, एक सेब है जिसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है और इसके अंदर जितने भी टुकड़े हैं प्रत्येक 20 ग्राम के हैं और इसमें कुल टुकड़े 8 ग्राम के हैं। तो टोटल बच्चा कहता है मैं गणित का था, मैं कॉमर्स का था, विद मैथ का था,
एक कुल 8 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा 20 ग्राम का है, तो 8 टुकड़े हैं, 8 दूनी 16, 160 ग्राम, और फटाफट लगा करके अपने मित्र को बधाई देता है कि हमने क्वेश्चन 10 सेकंड में हल कर दिया। ध्यान रखिए, विविध के क्वेश्चन है, सावधानी हट जाएगी तो क्वेश्चन गलत। एक सेब है, ये सेब है, 2 टुकड़े हैं, जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसे चलिए ना आप। एक सेब है जिस दो टुकड़े हैं, 2 टुकड़े हो गए। एक सेब है, 2 टुकड़े हैं, प्रत्येक 20 ग्राम का एक टुकड़ा है, कुल कितने भाग है इसमें? 8 भाग हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए, 2 भाग तो हो चुके हैं, अब इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़े हो गए। 8वां टुकड़ा तो ये हो गया। एक टुकड़ा 20 ग्राम का है, तो 7 टुकड़े कितने हो गए? 140 ग्राम के। अरे 20 40 60 80 100 120 140। 140 का अगर ये टुकड़ा है तो 140 का ये होगा। 140 और 140 कितना हो गया है? 280 हो गया। हाँ 280। इसी के साथ साथ बहुत सारे आते हैं, इसके अंदर के बहुत सारे आपके विविध के क्वेश्चन रहते हैं। पहले अब विविध जैसे डिसीजन मेकिंग को केस स्टडी में कर दिया है, कि केस स्टडी में कर दिया है। अब जरा यहां से सुनिए कि क्वेश्चन हल कैसे करें, क्वेश्चन को हम हल कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। थोड़ा सा हम कोई सा भी प्रश्न हो, सीसेट का प्रश्न हो या जीएस का प्रश्न हो, हल कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिए बोर्ड पर। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रश्न दिख रहा है सबको? छोटा है, ठीक है, बड़ा कर देते हैं। प्रश्न, ये कुछ प्रश्न है, वाक्य 2 3 4 5 6 7 कुछ वाक्य हैं। कूट फिर दे देता है आपको, 1 कूट, 2 कूट, 3 कूट और 4 कूट। इसमें है 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 4 5 7, 1 6 7 3। प्रश्न जरा देखिए बोर्ड पर, देखिए। सीसेट में आरसी का प्रश्न ऐसा आता है, जीएस के अंदर भी ऐसे प्रश्न आते हैं। जरा ध्यान रखिए, अभी हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करी थी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ओह गॉड, ध्यान दीजिए यार, ये बार बार निकल जाता है। हाँ, जो आपसे मैं क्या कह रहा था कि सीसेट का पेपर में आरसी बताया गया था, सीसेट के पेपर में आरसी बताया गया था। जीएस के पेपर में सारे क्वेश्चन ही ऐसे ही होते हैं कि जीएस के पेपर में कुछ प्रश्न आपको वन लाइनर का मिल जाता है, कि कुछ क्वेश्चन आपको वन लाइनर के मिल जाते हैं, लेकिन लगभग 70% क्वेश्चन की प्रकृति, उसका प्रारूप, प्रश्नों का प्रारूप कुछ ऐसा ही होता है, इस प्रकार के ही होते हैं। प्रश्नों के प्रकृति ऐसी ही होती है, कि ऐसी ही होती है। आप आरसी की बात करते हैं, उनकी भी प्रकृति ऐसी होती है। अगर आप जीएस के 100 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से मान लीजिए कि 20 से 25 क्वेश्चन वन लाइनर का होते हैं अलग अलग विषयों के, तो जरा ध्यान रखिए, जीएस का पेपर जो होता है, जरा ध्यान रखिए, जीएस के क्वेश्चन में 100 प्रश्न होते हैं। अब इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बायोडायवर्सिटी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अब जरा एक चीज ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले यहां पर मैं आ रहा हूं, पहले थोड़ा सा देख लीजिए। हिस्ट्री के लगभग 15 से 17 क्वेश्चन, ज्योग्राफी और बायोडायवर्सिटी के 20 से 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कर लीजिए, पॉलिटी के 18 से 20 क्वेश्चन कर लीजिए, इकोनॉमिक्स से 18 से 20 क्वेश्चन कर लीजिए। मतलब 20 20 40 60 80 क्वेश्चन तो आपके सीधे इन विषयों से हो जाते हैं।
अब इसमें जो 20 क्वेश्चन होता है वो तो प्रॉपर आपका करंट अफेयर का होता है, प्रॉपर आपका करंट अफेयर का होता है 20 क्वेश्चन, डिट्टो 20 क्वेश्चन आपको, 20 से 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा करंट का मिल जाएगा, कि पूरा पूरा करंट का मिल जाएगा। लेकिन जो ये आपके हिस्ट्री के 15 से 17 क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी के, बायोडायवर्सिटी के, पॉलिटी के हैं, अब इसमें आपको जैसे मॉडर्न इंडिया, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, मोदी जी की चल गई है अब डिजिटल भारत। तो अब जरा ध्यान रखिए, जो प्रश्न मतलब हिस्ट्री के अंदर जैसे 15 प्रश्न हैं, तो 15 प्रश्नों के अंदर 10 प्रश्न तो आपके हो जाएंगे ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से, लेकिन 5 जो प्रश्न बचेंगे, उन 5 प्रश्नों के अंदर प्रत्येक प्रश्न में एक एक स्टेटमेंट आपका करंट अफेयर का डाल दिया जाता है। करंट अफेयर अगर तैयार है तो ठीक है, वरना सीधा आप 5, 10, 15, 20 से 25 क्वेश्चन आप नीचे आ जाएंगे अगर करंट अपडेट नहीं है तो। जैसे 3 तलाक वाला मुद्दा खत्म हो गया, गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। अब 3 तलाक वाला मुद्दा, तलाक, व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक, तलाक ये खत्म, तलाक खत्म हो गया। अब तलाक वाले प्रश्न अधिकार से संबंधित कर देगा, और अधिकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का कोई एक ऑर्डर डाल देगा किस केस के अंदर 3 तलाक की समाप्ति, मतलब जब 3 तलाक की समाप्ति हुई तो कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था, तो उस केस का नाम आप डाल सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री के 15 से 17 क्वेश्चन आता है। बच्चा क्या सोचता है कि मैं ठीक से ये क्वेश्चन हल कर लूंगा, और इन्हीं क्वेश्चन को, मतलब मेरा ज्योग्राफी ठीक है, मेरा पॉलिटी ठीक है, 50 से 55 क्वेश्चन हो जाएगा, 60 क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद से मैं इसको हल कर लूंगा। तो 50 से 60 प्रश्न हल करके बच्चा सोच से निकल जाएगा, नहीं। जब तक आपका करंट अफेयर, अगर आप टोटल करंट अफेयर की बात करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 में से करंट अफेयर का अगर आप एरिया देखेंगे तो लगभग 50 से 55% भाग आपका करंट अफेयर टच करता हुआ, हर विषय का टच करता हुआ आएगा। तब आपको हल करना पड़ेगा क्वेश्चन। ध्यान रखिए, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा परिवर्तित कर दीजिए, पेपर निकल जाता है। अब जरा देखिए, 100 क्वेश्चन जीएस में, 100 क्वेश्चन 2 नंबर का एक है, नेगेटिव मार्किंग है। 100 क्वेश्चन 2 नंबर का एक, तो पूर्णांक कितना हो गया? 200 नंबर का हो गया। पूर्णांक कितने का हो गया? 200 नंबर का हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इन सभी क्वेश्चन के अंदर, तो ये तो सीधा सीधा जीएस के अंदर 100 प्रश्न रहेगा, 2 नंबर का एक होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी जैसा है। सी सेट का पेपर चेक होने के बाद अगर आप उसमें 33% ले आते हैं, तब आपको हल करके, अगर आपने ये पेपर सही हल कर लिया है, 33% आ गए हैं, तब आपका जीएस का पेपर चेक होगा। जीएस की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन रहता है, 2 नंबर का एक रहता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो आप इस नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इधर 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 में से आप ज्यादा से ज्यादा सही से 70 से 75 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेंड करिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। 100 के 100 क्वेश्चन हल नहीं करने होते हैं, 70 से 75 क्वेश्चन। अपना कोर एरिया देखिए कौन सा है, कहां पर आप बेहतर स्थिति में हैं। अब जरा ध्यान रखिए, बोर्ड पर देखिए, मान लेते हैं ये एक प्रश्न की प्रकृति है। बोर्ड पर जरा ध्यान से देखिए आप, ये प्रश्न की प्रकृति है, ये प्रश्न की प्रकृति है। फिर चाहे जीएस का प्रश्न आया हो, चाहे आरसी का प्रश्न आया हो, ध्यान दीजिए यहां पर प्रश्न था, प्रश्न की प्रकृति, प्रारूप एक, लेकिन प्रश्न अलग अलग होते हैं, अलग अलग विषय के होते हैं। अब जरा देखिए यहां पर बोर्ड पर देखिए जरा, इस मेथड से, तरीके से, बेहतर तरीके से अगर आप हल करते हैं तभी हल हो पाएगा। बोर्ड पर देखिए, अब जैसे ये है, यहां देखिए ये प्रश्न है, स्टेटमेंट नंबर, वाक्य नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पर आपको ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है। पहली चीज,
कहावत सुनी होगी, जिसको समझ में आता है आप उसको समझाइए, जिसको समझ में नहीं आता उसको आप मत समझाइए। अगर आप एक प्रश्न, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, अगर आप ये सातों लाइन पढ़ करके अगर आप उत्तर निकालते हैं तो आप इस चीज को मानिए, इसमें टाइम कितना लग जाएगा। पहला आपने पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, पांचवा पढ़ा, छठा पढ़ा, सातवां पढ़ा, फिर आप इन कूट पर जाते हैं। ये बेहतर तरीका नहीं है, स्मार्ट तरीका नहीं है। कैसे? जितने भी रहते हैं सबसे पहले आप पहली लाइन पढ़िए, बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले आप पहली लाइन पढ़िए, सबसे पहले आप पहली लाइन पढ़िए। और पहली लाइन जब आपने पढ़ी, बोर्ड पर देखो, लीड ढंग से लगा लो, कान में ध्यान से सुनो, बोर्ड पर देखो, आपने पहली लाइन पढ़ी और पहली लाइन पढ़ने के बाद आप दूसरी लाइन मत पढ़िए। सुनिए जरा, पहला वाक्य पढ़िए, बाकी ये अभी नहीं पढ़ने हैं, जरा ध्यान दीजिए। पहला आपने पढ़ा और पहला पढ़ते ही फिर आप सीधा कूट पर आ जाइए। अगर ये सही है या गलत, सही है या गलत है, आपने पहला पढ़ा, मान लीजिए पहला स्टेटमेंट गलत है, मतलब एक वाक्य क्या है, गलत है, अब सीधा कूट पर जाइए, एक यहां है ये भी गलत, एक यहां है ये भी गलत, एक यहां है ये भी गलत, आंसर क्या हो गया? बी, लॉजिक। सीसेट केवल लॉजिक नहीं है, जीएस का पेपर ही पूरा का पूरा लॉजिक है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। एकमात्र कि सीसेट के अंदर हमने मैथ के क्वेश्चन लगा लिए लॉजिक से, कि इतने लगा लिए, उतने लगा लिए, प्रश्न कर लिए, हमने हल कर लिए, नहीं, एक एक तरीका, हर क्वेश्चन में एक लॉजिक कहीं ना कहीं छुपा होता है। अगर आप उसको ठीक से हैंडल कर पाते हैं तब आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, नहीं, आप कम से कम 5 साल का पेपर निकालिए, कम से कम 5 साल का पेपर निकालिए। और इस मेथड को अगर जरा आप थोड़ा सा अप्लाई करके देखिए, उनके कूट पर जाके देखिए, कि आप उनके कूट पर जाकर के देखिए कूट किस प्रकार के होते हैं, कि कूट किस प्रकार के होते हैं। तो आप उनके कूट जरा ध्यान दीजिए बेटा, हर चीज में जैसे प्रश्न है, जो भी प्रश्न है पहला पढ़िए, पहला पढ़ने के बाद इनको नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिए, इनको नहीं पढ़ना है। पहला पढ़ने के बाद सीधा आप कूट पर आइए। जितने बच्चे हैं ऑनलाइन देख रहे होंगे, कूट पर आइए, आपका कौन सा कूट बेहतर लगता है, आप कूट पढ़िए कि कौन सा कूट ठीक है, कैसा है, अच्छा है, कितना बेहतर है। तो आप उन कूट पर जाइए और जरा ध्यान रखिए, ये आपने पढ़ा, एक जैसे यहां है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इस तरीके से हल करेंगे। अब जरा ध्यान रखिए, मान लेते हैं ये तरीका समझ में आया। अब मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन, जैसे प्रश्न है, मान लीजिए प्रश्न है, अब आप पढ़ रहे हैं कहीं पर, ये प्रश्न है, आरसी का है चाहे जीएस का पेपर है, तो मान लीजिए इसमें केवल लिखा है, केवल। तीसरे वाले स्टेटमेंट में क्या लगा है? केवल लगा है, मतलब तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तीसरा स्टेटमेंट जहां चाहे वो गलत कर दो, 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत, आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आएगा, कि वैसे नहीं समझ में आएगा। ध्यान दीजिए कि ध्यान दीजिए, जैसे केवल मिल गया, फिर हो सकता है हमेशा मिल जाए, या हो सकता है एकमात्र मिल जाए, हो सकता है सदैव मिल जाए। तो इनमें से कुछ ना कुछ शब्द आपके 8 से 10 क्वेश्चन, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो सब में कम से कम जीएस के पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। सीसेट में भी कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, निकल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप किस तरीके से पेपर को हल करते हैं, उसको किस तरीके, ध्यान रखिए। एक सामान्य बच्चा जिसने ग्रेजुएशन करी है, वो इस एग्जाम को, वो भी इस एग्जाम को निकाल सकता है, वो नहीं, वो भी इस एग्जाम को निकाल सकता है जो एक सामान्य बच्चा है। किंतु अगर आप सोचते हैं कि नहीं 12th में 80% थे मेरे, ड्यू में मतलब कि ग्रेजुएशन में टॉप भी कर लिया हमने और एमए में भी अच्छे नंबर आ गए, तो जरूरी नहीं है कि आप निकाल ही देंगे।
कि उसका मतलब ये नहीं कि निकाल देंगे। मैं अपना एग्जांपल दे रहा था, 80% से ज्यादा क्लास में थे तो सोचा कि आईएएस की तैयारी करेंगे, तो विषय को समझने पर बल दीजिए, विशेषज्ञ मत बनिए इनका। विशेषज्ञ बनने का अर्थ क्या है कि आप उसकी विशेषज्ञता लेते तो आप पीएचडी करिए, हमारी तरह पीएचडी करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप संघलोक सेवा आयोग के पेपर को हल करना चाहते हैं तो इसमें बेटा जी जो सीसेट का पेपर है, जो जीएस का पेपर है, आप जरा ध्यान रखिए। अगर आप ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन, आप यात्रा करते हैं ट्रेन कि कोई ट्रेन ए स्टेशन से चलती है, बी सी डी ई एफ डॉट 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 जेड, ये 26 स्टेशन है। आप डी से एफ तक जाना चाहते हैं, अब आप क्या करते हैं? टिकट ए से जेड तक का लेते हैं क्या? लेते हैं। पैसा बहुत है जो लेता है, फिल्में कम देखा करो। ध्यान दीजिए, आपका डेस्टिनेशन डी से एफ तक जाना है तो आप डी से एफ तक का टिकट लेंगे ना, ए से जेड तक का नहीं लेंगे। वैसे ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, आपको भैया सीसेट में मात्र 33% नंबर चाहिए, और उस 33% के लिए आपको कम से कम रीजनिंग को ठीक से बेहतर कर, मतलब आपका गणित है, मैथ है, डीआई है, अच्छी बात है, लेकिन बात यह नहीं कि 80 क्वेश्चन है तो मास्टर 80 में से हम 75 करके ही जाएंगे और 75 में से 70 गलत हो गए। नहीं तो 75 करें जिसमें से 35 सही हो गए और 30 गलत हो गए, और 30 गलत होने के बाद उनका सबका नेगेटिव मार्किंग करके आप पहुंच जाते हैं 26 क्वेश्चन पर और 27 क्वेश्चन वाला निकाल देता है। तो इससे अच्छा है कि आप सीसेट के अंदर बेहतर स्थिति के लिए आपको पता है कि 33% चाहिए, तो उन सेक्शन को देखिए जो आपका सेक्शन ज्यादा मजबूत है। मैथ नहीं आती उसको छोड़ दीजिए, कुछ क्वेश्चन में दिमाग नहीं लग रहा है उसको छोड़ दीजिए। 80 क्वेश्चन है, 80 में से आपको केवल और केवल 35 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अब 35 क्वेश्चन आप देख लीजिए कहां का है, रीजनिंग का है, डीआई का है, मैथ का है, आरसी का है। क्योंकि एग्जाम में बैठ करके अगर आप 10 प्रश्न, दूसरे तीसरे प्रश्न आपने कॉपी खोली और आपको पता चला कि सीसेट का दूसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा भी आता है, चौथा नहीं आता, और आप वहीं पर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण देने लगते हैं कि नहीं अब तो मैं इसको हल करके ही जाऊंगा, और उसमें आपने 15 मिनट बर्बाद कर दिए। तो 15 मिनट आपने बर्बाद कर दिए तो अगर वो सही भी हो गया तो उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपने आगे वाले प्रश्नों का समय बर्बाद कर दिया इसके अंदर। जीएस का है, कई बच्चा सोचता है कि भैया हम मोहनजोदड़ो की कहानी अच्छी तरीके से आती है, मोहनजोदड़ो का प्रश्न आ गया लेकिन हल नहीं हो रहा है। अब वो सोचते हैं नहीं मैं तो एमए कर रहा हूं और मैं इसको जरूर कर लूंगा। हो सकता है कि वो कर भी ले 15-20 मिनट बर्बाद करके, तो ये बुद्धिमानी नहीं थी। आप पीएचडी के लिए पढ़िए, सिविल के लिए नहीं। सिविल के लिए पहला प्रश्न आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, हर एक प्रश्न पर 2 मिनट, हल हो गया तो ठीक है, नहीं वो छोड़ दीजिए उसे, अगले प्रश्न पर जाइए। पूरे आपके जीएस में 100 प्रश्न हैं, और ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री सारे क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं, आप पॉलिटी कर सकते हैं, ज्योग्राफी का हो सकता है कोई करंट आ गया हो आप उसको कर लें। लेकिन अगर आपने 2 घंटे मतलब एग्जाम के अंदर आधे 15 प्रश्न करने में ही 1 घंटा लगा दिया तो बाकी के प्रश्न भूल जाइए, प्रेशर। तो कहने का मतलब क्या है कि सीसेट और जीएस के यदि हम प्रश्नों की बात करते हैं तो दोनों प्रश्नों को अगर हम मिला दें तो लॉजिक तरीके से अगर हम बिना पढ़े भी 10 से 15 प्रश्न के आसपास हम पहुंच जाते हैं, लॉजिक से, शब्दावलियों से। लेकिन किंतु परंतु अपवाद एकमात्र हमेशा अत्यधिक, ये अपवादात्मक शब्दावलियां होती हैं। इन शब्दों पर थोड़ा सा फोकस करिए, ध्यान दीजिए यहां पर किस तरीके से ये शब्द आपसे क्या कहना चाहते हैं। संघलोक सेवा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीसेट में 33% कह रहा है, वो 27 क्वेश्चन, तो आप 35 से 40 क्वेश्चन अटेंड करिए बस। मतलब 80 क्वेश्चन दिए गए हैं, 80 में से आपको 40 अटेंड करना है, 80 में से 80 अटेंड नहीं करने हैं, 40 अटेंड करिए, समय ही बचेगा। प्रेशर कुकर तो है नहीं, प्रेशर नहीं दिमाग में बढ़ेगा और आप आसानी से हल कर पाएंगे। वरना पता चला कि 80 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन कर लिए, मैं ये भी कर लिया ना वो भी कर लिया, मैं इसको भी कर लिया ना उसको भी कर लिया ना उसको भी कर लिया, तैयारी कर ली। अब उसके बाद क्या किया, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट, 3 से आपने स्टार्ट किया था, और जब ओएमआर शीट जो भरते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होती है शीट मिलती है ना आपको, ओएमआर शीट, तो कहने मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन हल करने हैं 3रा, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां।
अब आपने देखा 15 मिनट बचा है शेष। अब आपने 3 से हल किया, लेकिन दिमाग में प्रेशर है, सही किया हुआ भी अब आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब आपने भरना शुरू कर दिया। 3 से तो आपने हल किया है और आप भर रहे हैं पहले से, सारे अपने आप ही गलत हो गए। नहीं, छांट लीजिए। सी सेट के अंदर 33% आप 40 क्वेश्चन आप छांट लीजिए कहां पर आपकी स्थिति बेहतर है। पहली चीज, जीएस में आपके 100 क्वेश्चन हैं, तो जीएस के अंदर अगर आपके 100 क्वेश्चन हैं तो उन 100 क्वेश्चन के अंदर में आपको ज्यादा से ज्यादा 70 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा बोले हमने 70 क्वेश्चन इसमें अटेंड करना है। और इसमें आपके 55 से 60 क्वेश्चन सही होते ही आपका एग्जाम निकल जाएगा, कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। तीसरी चीज जरा ध्यान दीजिए, सीसेट जीएस का पेपर पहले 33% आप सीसेट में लेके आइए, सही हो गए तो आपका जीएस पेपर चेक होगा, उसमें आप निकालिए मिनिमम 55 से 60% नंबर। एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए ये आप इंफॉर्मेशन किसी भी साइट पर आप जाएंगे आपको मिल जाएगा कि एससी के लिए कितने हैं, एसटी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है। ये सारी चीज क्रीमी लेयर वगैरह ये सब विषय का हो जाता है। जहां पर भी जब भी आप आते हैं पढ़ते हैं तो क्रीमी लेयर के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा क्या होता है क्रीमी लेयर, कब आया, ये अस्तित्व में है, इसकी रूपरेखा क्या है, क्यों आया। अब जरा देखिए, पीटी का पेपर जब आपका निकल जाता है, ये अभी तक जितनी चर्चा करी गई प्रारंभिक परीक्षा की करी गई थी, ये आपका प्रारंभिक परीक्षा ये हो गया आपका अभी तक जितना भी किया। फिर मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करते हैं, इसी में मुख्य परीक्षा अगर आप मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में बेटा जी कुल 9 पेपर होते हैं, कुल 9 पेपर होते हैं आपका। हिंदी, अंग्रेजी ये क्वालिफाइंग होता है, निबंध एससे जिसे आप कहते हैं निबंध, फिर आपका जीएस का फर्स्ट पेपर, जीएस का सेकंड पेपर, जीएस का थर्ड पेपर, जीएस का फोर्थ पेपर। जरा ध्यान रखिए ये क्वालिफाइंग है। बाकी सारे पेपर जो रहते हैं आपके, प्रत्येक पेपर आपका 250 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 250 नंबर का प्रत्येक पेपर आपका ये होता है। 9 पेपर टोटल बताए हैं। हिंदी अंग्रेजी क्वालिफाइंग हो गया आपका, 2 पेपर यहां पर हो गए, 1 2 जीएस के 4 पेपर ये हो गए, 6 पेपर, 1 निबंध 7 पेपर। 2 पेपर जो आपके बच जाते हैं वो है बेटा जी ऑप्शनल। ये ऑप्शनल आपका 500 नंबर का होता है, ये भी 250 नंबर का एक पेपर होता है। अब देखिए यहां पर ऑप्शनल का जो है बेटा जी, ऑप्शनल का ये 500 नंबर का, 1 2 3 4 5 1250 नंबर, ये 1250 और 500 1750। मुख्य परीक्षा 1750 नंबरों की होती है और 1750 नंबर की होती है मुख्य परीक्षा। और मुख्य परीक्षा के बाद जो आपका इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार जिसे आप कहते हैं इंटरव्यू, वो आपका 275 का 1750 और 275 टोटल आपका 225 2025 नंबर का पूरा एग्जाम होता है। 2025 का पूरा आपका ये मुख्य परीक्षा का होता है। अब जरा ध्यान रखिए 2025 में पेपर नहीं देना, 2025 पूर्णांक है, ठीक है। 2025 इसमें से आपके 750 से 800 नंबर अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप संघ लोक सेवा आयोग की सेवाओं में आ जाते हैं। और इतना भी मुश्किल नहीं है, कितना भी मुश्किल नहीं है। ध्यान रखिए बाबा बनने का आवश्यकता नहीं है कि खुल्लर उठाई और पढ़नी शुरू कर दी, लक्ष्मीकांत उठाई पढ़नी शुरू कर दी। सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको किस विषय से कितना प्रश्न पढ़ना है, कितना समझना है और कितना आना चाहिए, तब आप ये कर पाएंगे। अभी तक आपको बता दिया गया, एक बार फिर से 2 मिनट के अंदर आपको बता दिया जाता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग या सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है वो 3 चरणों में करवाई जाती है या 3 चरणों में आयोजित होती है। एक प्रारंभिक परीक्षा जिसमें 2 पेपर होता है, सीसेट का होता है, जीएस का होता है। सीसेट क्वालिफाइंग मतलब सीसेट के अंदर 33% नंबर या क्वालिफाइंग करना होता है, उसके पश्चात आपका जीएस का पेपर चेक होगा।
तत्पश्चात मुख्य परीक्षा आपकी आयोजित होगी और मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होंगे। हिंदी, अंग्रेजी क्वालिफाइंग रहेगा, निबंध, फिर उसके बाद जीएस के 4 पेपर और ऑप्शनल के 2 पेपर। प्रत्येक पेपर आपका 250 नंबर का होता है, कि प्रत्येक पेपर आपका 250 नंबर का होता है। इस तरीके से आपका मुख्य परीक्षा 1750 नंबर की हो जाती है और इसको क्लियर करने के बाद फिर आपका तीसरा चरण, परीक्षा का तीसरा चरण, तीसरा स्टेज आपका 275 नंबर का इंटरव्यू और 275 नंबर का इंटरव्यू और 1750 नंबर का मुख्य परीक्षा, दोनों को जोड़ करके मेरिट बनती है। यहां तक आपको बता दिया गया है। पूरा प्रश्नों को हल करने का तरीका एक आपको पता होना चाहिए। पढ़ते सभी हैं, पढ़ सभी रहे हैं, पढ़ते सभी हमेशा पढ़ते हैं। जब मैं पढ़ रहा तब भी लोग पढ़ रहे थे, आज आप पढ़ रहे हैं तब भी लोग पढ़ रहे हैं। उसी मानव का निकलता है जो तरीके से चीजों का अवलोकन करता है, तरीके से चीजों को समझता है, लॉजिक का इस्तेमाल करता है। कई बार हमने क्लास में एक एग्जाम्पल बताया है, विश्व शतरंज चैंपियन हर साल, मतलब कि जब भी आयोजित हुई है तो इसमें 5 बार विश्वनाथ आनंद ने बाजी मारी या विश्व विजेता रहे। नॉर्वे का एक लड़का खिलाड़ी मैग्नम कार्लसन अभी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले जब शतरंज का गेम हुआ तो एक बाजी भी विश्वनाथ आनंद नहीं जीत पाए और वो 21 वर्ष का लड़का कुछ बाजियां जीता और कुछ ड्रॉ हो गई। ध्यान रखिए, आपकी उम्र मैटर नहीं करती और कि आप जब 30 वर्ष के हो जाएंगे, 32 वर्ष के हो जाएंगे, 40 या फिर 25 वर्ष के हो जाएंगे तो नहीं, आपका लॉजिक रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 30 साल में पेपर नहीं निकलता है। हाँ, हमने ये नहीं कहा कि 30 साल में पेपर नहीं निकलता है, पहली बार में ही पेपर में जो बन जाए वही ठीक है, नहीं। एक पढ़ने का तरीका, कुछ बच्चे होते हैं जिनको गाइडलाइन नहीं मिलती, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, तो फिर बाद में जाकर के जब अनुभव हो जाता है तब परीक्षा निकलती है। आप लोग अनुभव मत लीजिए, क्योंकि जिस बच्चे का 4 बार 5 बार में निकला हो सकता है वो नौकरी कर रहा हो। आप प्रॉपर गाइडलाइन पहले लें, इंक्वायरी तरीके से विषय का आकलन करें, लेना क्या है। ध्यान रखिए, लेना क्या है। अब आप अपनी मर्जी से, अक्सर आदमी कह देता है कि आपका जो मन हो, जो इंटरेस्ट हो आप वो लीजिए, नहीं, आयोग की जो मांग है आप उसके अनुसार चलिए ना। 1-1.5 साल बहुत होता है। लॉजिक क्लास में आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तब जाकर के आप किसी एक सही निष्कर्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी अगर कोई और डाउट हो किसी प्रकार का तो आप वेदांता की साइट पर जाकर के अपने इंक्वायरी कर सकते हैं और आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दे दूंगा। ध्यान दीजिए, तैयारी सही से करिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, और शांति से उसका अवलोकन करें कि किस प्रकार से इसकी तैयारी करी जाए, फिर तैयारी करें। एकाएक आप, होता क्या है कि बच्चा जब नया नया जुड़ता है तो लगातार वो 10 घंटे 12 घंटे कुर्सी बैठ करके पढ़ता है, और जहां 3 महीने हुए वहां फिर वो 3 घंटे पर आ जाता है, और जहां 1 साल हुआ तो बस वो पढ़ रहा है। नहीं, आप एक टाइम टेबल बनाइए कि हाँ ये पढ़ना है। टाइम टेबल दूसरा नहीं बनाए, खुद बनाइए। घूमिए, टहलिए, मूवी देखिए, सही से पढ़िए, लेकिन जब सही से पढ़िए तो 5 से 7 घंटे सही से पढ़िए। नहीं तो पढ़ रहे हैं, फोन आ रहा है क्लास में, खुद बाथरूम लगी, बच्चे को पानी पीने जा रहा है, मास्टर समझा रहा है और बच्चा 8 बजे क्लास है, 9 बजे आ रहा है और कहता है मास्टर ट्रेन लेट हो, बस लेट हो गई, मेट्रो पंचर हो गई, XYZ। एक्सक्यूज नहीं, बनना है ना। सूरज को देखिए, सूर्य को, अगर सूरज सबको रोशनी देता तो जलता है, ठीक उसी प्रकार से यदि आपको सक्सेस होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज की वीडियो में आज इतना ही। बाकी
कभी और मौका मिलेगा तो और प्रश्नों के साथ और ट्रिक्स के साथ और बेहतर तरीके के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।